दोस्तों आज की वीडियो में हम साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से प्रश्न पढ़ने वाले हैं। रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हो गए यहाँ पर साइंस का ये वाला टॉपिक पूछा जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक रहेगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा अंग है जो पित्त रस के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कौन सा अंग पूछा गया है यहाँ पर, पित्त रस का उत्पादन किस अंग पर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यकृत, यानी लीवर में जो है पित्त रस का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बाइल जूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इसकी उत्पत्ति जैसे कि आपने देखा कि लीवर में वो बनता है और इसका स्टोरेज जो है पित्ताशय गॉल ब्लैडर में इसका संग्रहित होता है। इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें पानी, बाइल सॉल्ट्स, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन यहाँ पर दो पिगमेंट्स पाए जाते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से इसका रंग जो है पीला हरा होता है। बिलिरुबिन की वजह से इसका रंग जो है पीला होता है और ये बिलिवर्डिन की वजह से इसका दोस्तों रंग जो है हरा होता है। तो ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि किस पिगमेंट की वजह से बाइल जूस का रंग जो होता है पीला या हरा होता है। तो आप याद रखना यहाँ पर बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है दोस्तों, लेक्थिन भी पाया जाता है, फास्फोलिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में दोस्तों सोडियम और पोटेशियम दो तत्व पाए जाते हैं। बाइल जूस का कार्य क्या है दोस्तों, यह वसा का पाचन करता है और एसिडिक नेचर को यह दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन करता है। मतलब जिसका पीएच मान यानी 7 से कम होता है उसको 7 तक ले आता है और अपशिष्टों का निष्कासन करने में बाइल जूस का मेन भूमिका रहती है। और ये दोस्तों वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होकर विटामिन का अवशोषण करता है। तो यहाँ पर बाइल जूस के बारे में इम्पोर्टेंट हमने देखा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। तो बाइल जूस के बारे में इतनी जानकारी है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशंस, पोषक तत्वों का अवशोषण। दोस्तों पाचन होने के बाद जब खाना छोटी आंत में पहुंचता है तो यहाँ पर दोस्तों भोजन का अवशोषण होने लगता है, यानी भोजन में जितने भी न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं या पोषक तत्व जो भी पाए जाते हैं वो छोटी आंत से जो है इंसान के शरीर पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर छोटी आंत का कार्य होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशंस, पोषक तत्वों का पाचन अवशोषण छोटी आंतों से होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत के बारे में देखते हैं। इसकी संरचना से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो मीटर में याद रखना 6 मीटर और फीट में यदि पूछा जाए तो 20 फीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 3 भाग होते हैं, एक डिड्यूनम, एक जीजुनम और इलियम। 3 भाग यहाँ पर होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा डिड्यूनम, बीच वाला हिस्सा जेजुनम और नीचे वाला हिस्सा इलियम होता है। इनकी संरचना कुछ ऐसी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर उंगली नुमा उभार होते हैं दोनों साइड पे। यहीं से दोस्तों इन्हीं को दोस्तों बोला जाता है विलाई। ये विलाई ही है और यहीं से न्यूट्रिशंस का अवशोषण होता है। तो आप याद रखना ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, माइक्रोविली या विलाई। यहीं से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का अवशोषण किया जाता है। ये छोटी हाथ में पाया जाता है। विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर, कौन सा एंजाइम है स्टार्च को चीनी या चीनी का मतलब शुगर का मतलब यहाँ पर है ग्लूकोज में तोड़ता है। दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शुगर में तोड़ता है। आपसे पूछा जाता है स्टार्च का पाचन कहाँ पे होता है, तो याद रखना स्टार्च का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च के बारे में देखते हैं। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, जो पौधों में ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है और यह ग्लूकोज के अणुओं से बना एक जटिल शर्करा है। स्टार्च का जो मोनोसैकेराइड बोला जाए यानी स्टार्च की चीज़ों से बना हुआ है, तो यह ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर स्टार्च इकट्ठा होता है। और पाचन प्रोसेस यही होती है कि जो जटिल खाद्य पदार्थ है उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पाचन क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर जो स्टार्च होता है यह मुख से ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और यहीं से पाचन इसका शुरू हो जाता है। स्टार्च के मुख्य स्रोत में देखते हैं जैसे आलू, चावल, गेहूँ, मक्का, अन्न, अनाज, इन सभी में स्टार्च पाया जाता है जैसे आपको पता होगा। पॉलीसैकेराइड है जिसमें ग्लूकोज एक लंबी श्रृंखला से जुड़े हुए होते हैं। इसमें दोस्तों एमाइलेज और एमिलोपेक्टिक नामक के 2 प्रकार अणुओं में पाया जाता है। इसका पाचन दोस्तों पूरी तरह पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है और स्टार्ट जो होता है पाचन स्टार्च का मुख से स्टार्ट हो जाता है। वेयर डज प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है। तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन स्टमक यानी
आमाशय में स्टार्ट हो जाता है प्रोटीन का पाचन, तो आप याद रखना। मुंह में हमने पढ़ा दोस्तों स्टार्च का पाचन होता है। स्टमक में हमने पढ़ा दोस्तों प्रोटीन का पाचन है। छोटी आंत में हमने देखा कि यहाँ पर जो न्यूट्रिशंस है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है और यहाँ पर पूरी तरह पाचन हो जाता है। दोस्तों बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। प्रोटीन के बारे में देखते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। दोस्तों प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से बने हुए एक पॉलीसैकेराइड है, यानी कि प्रोटीन का पाचन का मतलब है कि प्रोटीन छोटे छोटे अमीनो अम्ल में यदि कन्वर्ट हो जाता है तो हम मानते हैं कि प्रोटीन जो है पूरी तरह से पाचन हो गया। यह दोस्तों 9 प्रोटीन लंबी श्रृंखलाओं से अमीनो अम्ल से बने हुए होते हैं और याद रखना कुल 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन का क्या काम है दोस्तों, शरीर का निर्माण करता है। जितनी भी कोशिकाएं और ऊतक बने होते हैं वो दोस्तों प्रोटीन के ही बने होते हैं। या एंजाइम्स और हार्मोन्स भी जो है प्रोटीन के ही बने होते हैं। इनका काम क्या है, ऊर्जा का स्रोत क्या है। प्रोटीन जो है ऊर्जा प्रदान करता है हमारी बॉडी को, और इसका स्रोत कहाँ से मिलता है, मांस, अंडे, दूध, मछली, यहाँ पर प्रोटीन हम जो खाते हैं यहाँ से प्रोटीन मिलता है। अगला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब्स वाटर। पाचन तंत्र का कौन हिस्सा पानी को अवशोषित करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों पानी का अवशोषण कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, तो यहाँ पर बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, आपने देखा होगा बड़ी आंत की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ पर रेक्टम होता है, यहाँ पर छोटी आंत होती है। तो याद रखना जो पानी का पाचन होता है, अवशोषण होता है, वो बड़ी आंत में होता है। तो याद रखना यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम देखते हैं। मीटर में देखेंगे तो 1.5 मीटर होती है और फीट में देखेंगे तो 5 फीट होती है। इसके मुख्य भाग होते हैं सीकम, कॉलन, रेक्टम, एनस। ये दोस्तों अलग है। ये एनस जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है जहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ जाके इकट्ठा होता है। इसका काम क्या है दोस्तों, जल और कार्बोहाइड्रेट्स का अवशोषण यहाँ पर होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण होता है। मुख्य रूप से दोस्तों पानी, सोडियम और अन्य मिनरल्स यहीं से अवशोषण होते हैं जो कि ब्लड्स में इकट्ठे हो जाते हैं, पूरे बॉडी में कोशिकाओं में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो याद रखना लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अगला प्रश्न है पाचन में पेट की भूमिका क्या है। आपने देखा स्टार्टिंग में जो स्टमक होता है इसका मेन काम क्या होता है दोस्तों। स्टमक में फूड को छोटे छोटे जो फूड जाता है वो उसमें अम्ल का मिश्रण होता है। वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो कि भोजन में इकट्ठा हो जाता है और भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। तो स्टमक की भूमिका यही है कि जो भी पेट में भोजन जाता है यहाँ पर, तो वहाँ पर जठररसनी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है। एक प्रकार का हार्मोन है इंसुलिन, इसका उत्पादन कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पैनक्रियास। इसकी संरचना कैसी होती है दोस्तों, इसकी संरचना होती है लंबी फल के आकार के जैसा होता है। इसके बाद इससे पूछ लिया जाता है कि इस ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर जो होती है फल के आकार की होती है। तो पैनक्रियास यानी अंगनाशय की, इसका स्थान कहाँ पर होता है, पेट के नीचे भी हमने बताया, हाथों के पास स्थित होता है। इसका 2 कार्य होता है, एंडोक्राइन हार्मोन का उत्पादन करना और पाचन रस का उत्पादन करना। दोस्तों शरीर के अंदर 2 प्रकार के रस उत्पादन हो जाते हैं, एक होता है एंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब होता है हार्मोन्स का उत्पादन करना और एक्सोक्राइन का मतलब होता है जो कि भोजन में मिलकर पाचन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना ये एंडोक्राइन क्या है, ये इंसुलिन है, ग्लूकागाइन जैसे हार्मोन्स का उत्पादन करता है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, जो ब्लड शुगर को है यह नियंत्रित करता है। तो याद रखना पैनक्रियास से ही हार्मोन्स इंसुलिन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है छोटी आंत में विली की भूमिका क्या है। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको पता होगा यहाँ पर विलाई का मेन फंक्शन होता है कि जो भी न्यूट्रिशंस जाते हैं छोटी आंत में वहाँ पर इनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है इन विलाई के द्वारा। हमने देखा कि छोटी आंत में छोटे गुलीनुमा आभार होते हैं दोनों साइड अंदर उसमें, तो यहीं से जो है न्यूट्रिशंस एब्जॉर्प्शन किए जाते हैं। तो आपको पता होगा ये सही उत्तर हो जाएगा। और ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है और अवशोषण के लिए सतह को बढ़ाता है। विलाई के बारे में हमने देखा दोस्तों, इस छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में छोटे छोटे उभार होते हैं, जो हमने अभी बताया उसी की ये डिटेल व्याख्या है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा हिस्सा कौन है,
दोस्तों आपको पता होगा मुख से लेकर एनस तक ये सभी पाचन तंत्र के हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो यहाँ पर आपको पता होगा छोटी आंत की लंबाई हमने देखी वहाँ पर 20 फीट के लगभग है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा हिस्सा वही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखना होगा। बड़ी आंत की हमने देखा 1.5 मीटर, छोटी आंत की लंबाई हमने देखा 20 फीट। The small intestine is about 20 feet long and the longest part of the digestive system where most of the digestion and absorption take place। यानी छोटी आंत में सबसे ज़्यादा absorption और digestion पूरी तरीके से यहीं पे होता है। तो 20 फीट इसकी लंबाई होती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। Where is the bile storage? bile juice जो बना था यकृत से, उसका स्टोरेज कहाँ पर होता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गाल ब्लेडर। जो पित्ताशय होता है वहाँ पर बाइल जूस का संग्रहण होता है। आपने देखा लीवर होता है, लीवर के नीचे एक यहाँ पर पाया जाता है जिसको गाल ब्लेडर बोला जाता है, यहीं पर पित्ताशय का संग्रहण होता है। तो आप याद रखना है गाल ब्लेडर के बारे में। गाल ब्लेडर के बारे में हम देखते हैं, पित्ताशय एक छोटे आकार का अंग है जो यकृत लीवर के नीचे स्थित होता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? बाइल जूस का संग्रहण। और दोस्तों यह रिलीज भी करता है, संग्रहण भी करता है। जो बना हुआ बाइल जूस उसको संग्रहण करता है और जब इसको पाचन क्रिया में ज़रूरत होती है तो यह रिलीज़ भी करता है। यह वसा के पाचन में भी जिम्मेदार होता है। इसका इमल्सिफिकेशन यानी वसा को तोड़ने में काम करता है। तो गाल ब्लेडर के बारे में याद रखना। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें बाइल जूस जो पाया जाता है उसमें किस वर्णक की वजह से इसका रंग जो होता है हरा होता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन? प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? प्रोटीन का पाचन दोस्तों कौन सा एंजाइम करता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पेप्सिन। पेप्सिन और प्रोटीन, याद रखना पेप्सिन और प्रोटीन। पेप्सिन जो है, पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तो आप याद रखना पेप्सिन प्रोटीन, ऐसे संबंध बना के पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम के बारे में देखते हैं दोस्तों, यह जो मूल रूप से होता है ये निष्क्रिय होता है, लेकिन पेट में जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आकर यह पेप्सिनोजन के रूप में सक्रिय हो जाता है। और जैसे सक्रिय हो जाता है तो यह पाचन क्रियाओं में इसका महत्व हो जाता है और पाचन क्रिया में यह काम करने लगता है। और यह दोस्तों मांस, अंडे, अन्य प्रोटीन खाद्य पदार्थों को पाचन करता है। व्हाट इज पेरिस्टालिसिस? पेरिस्टालिसिस क्या है? तो दोस्तों पेरिस्टालिसिस एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो भोजन होता है ये आपस में कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जो भोजन होता है वह मूव करता है यानी आगे बढ़ता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है पेरिस्टालिसिस। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन टू मूव फूड। जो भोजन होता है वह आंतों के अंदर किस प्रकार यानी किस गति से आगे बढ़ता है उस प्रक्रिया को पेरिस्टालिसिस बोला जाता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? हमने देखा कुछ टाइम पहले कि बड़ी आंत का मेन काम होता है वाटर अब्जॉर्प्शन का। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पेरिस्टालिसिस के बारे में हम देखते हैं कि यह क्या होता है। अभी हमने देखा कि आंतों की दीवारों द्वारा उत्पन्न लहरदार संकुचन। आंतें होती है दोस्तों, इनका जो संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कहीं पे फैलाव होता है, जिसकी वजह से जो भोजन होता है वो आगे बढ़ता है। जो इस प्रक्रिया को बोला जाता है पेरिस्टालिसिस, जो कि यह लहरदार संरचना होती है। संकुचन और विस्तार इनके आंतों के बीच में होता है। तो यह एक प्रक्रिया होती है। मुंह से लेकर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत तक यह भोजन को पहुंचाता है। इस पूरी प्रक्रिया को पेरिस्टालिसिस बोला जाता है। वेयर डज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिगिंस? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर शुरू होता है? हमने देखा कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च के रूप में होता है और स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का ही संग्रहित रूप होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमने देखा कि मुंह में ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा माउथ। मुंह में कौन प्रकार से पाचन होते हैं यहाँ पर देखते हैं। इसमें दोस्तों दांत होते हैं जो कि भोजन को काटने, चबाने और छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ने में काम में आता है। आपको पता होगा लार ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं जो कि भोजन में मिलकर स्टार्च का पाचन करती हैं। लार ग्रंथि जिसमें एमाइलेज होता है और स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है। जीभ भी है दोस्तों माउथ डाइजेशन का पार्ट, आपको पता होगा। यह भोजन को गीला करता है, स्वाद बताने में काम में आता है। मुंह की छत मौखिक पाचन दोस्तों लार का उत्पादन और निगलने की प्रक्रिया, आपको सब पता होगा। ये सब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो सिर्फ ये पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च का पाचन करता है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपको याद रखना होगा। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमिनेट्स वेस्ट? पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा है जो अपशिष्ट को बाहर निकालता है?
आपको पता होगा यहाँ पर बाहर निकालने का काम किसका होता है, तो रेक्टम मलाशय का काम जो होता है वह अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, जिसमें से न्यूट्रिशंस निकाल लिए जाते हैं बड़ी आंत और छोटी आंत के द्वारा। तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचता है वह मलाशय में जाकर स्टोरेज होता है। रेक्टम से प्रश्न पूछ लिया जाता है, यह 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह बड़ी आंत का अंतिम हिस्सा होता है इसमें, और यहाँ से दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ गुदा तक पहुँचता है और वहाँ से फिर बाहर निकल जाता है। द रेक्टम स्टोर्स वेस्ट मटेरियल अंटिल इट एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। यह एक ऑर्गन्स होता है जो कि मटेरियल्स को स्टोरेज करके रखता है और एनस के थ्रू बाहर निकालता है। तो यहाँ तक रहे आज के दोस्तों प्रश्न। आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में मैंने जो प्रश्न पूछा है कि पितरस का कौन सा वर्ण की वजह से जो है पीला रंग प्राप्त होता है, कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं, आप पहली बार ही होंगे क्योंकि हमारी पहली वीडियो है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगला सिस्टम लेके, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।